So hey guys, welcome back to Definitely. And in today's topic, we are continuing with the placement guidance program. And in this module, we will discuss like module number 5, essential pharma knowledge required for interviews. So session will be approximate of 45 minutes. So देखो बात क्या है कि होता क्या है कि whenever you appear for any interview, सो उस टाइम पे अब कुछ चीज़ें होती हैं. अभी तक हमने क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है आपको. लाइक फर्स्ट हमने स्टेज डिस्कस कर ली कैसे क्लियर करना है, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को कैसे मिट करना है. देन उसके बाद हमने सीखा कि ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है. देन हमने सीखा कि केस स्टडीज़ कैसे आपको अप्रोच करनी है. सो जब केस स्टडी तक आप पहुंच जाओगे ये सब कुछ हो जाएगा. उसके बाद आता है मॉड्यूल 5 या फिर स्टेज नंबर 5. स्टेज नंबर 5 में क्या होता है, योर डोमेन नॉलेज विल बी टेस्टेड. देखो अभी तक जितनी भी चीज़ें थी उनमें क्या हुआ कि आपका जो टेक्निकल एक्यूमेन है, द टेक्निकल स्किल्स दैट यू रिक्वायर, your math skill, your verbal ability skills, your strategic thinking, and your logical reasoning, तो इन सब चीज़ों को आपको टेस्ट कर लिया है. बट वट अबाउट फार्मा? सो हमने क्या किया, वी लुक फॉर सम जनरल स्किल्स इन एवरी स्टूडेंट, एंड देन उसके बाद हम मूव कर रहे हैं फार्मा की तरफ. ठीक है, तो हमने देख लिया कि हाँ यार इस बंदे में जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए हमें एक वो स्किल सेट चाहिए होता है, एक माइंड सेट चाहिए होता है, वो तो इसमें है. बट नाउ वी वांट यू टू अलाइन टू फार्मा डोमेन और लाइफ साइंसेज डोमेन. तो अब उस डोमेन की आपको जो कुछ बेसिक नॉलेज है दैट यू शुड नो, अब वो टेस्ट करते हैं इस स्टेज पे. सो एक एक करके हम यहाँ पे हमारे पास 5-6 पॉइंटर्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला बात आता है योर कोर सब्जेक्ट. तो देखो आप नो मैटर किसी भी चीज़ में आप बहुत अच्छे हो, लाइक आप, बट जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्पेशलाइजेशन, उसमें क्या होगा, उसमें आपको थोड़ी बहुत कमांड चाहिए. यू शुड नो एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ दैट. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इंटर में जाते हो और आपको नॉर्मली पूछ लेते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, तुम्हारे पास फार्माकोलॉजी है, तो व्हाट डू इन एनालिसिस और व्हाट इन कोलॉजी. अब कोलॉजी क्या होता है, वो रिलेट कर जाता है, जो कोलॉजी होता है फिर क्लिनिकल रिसर्च होता है, वो थोड़ा रिलेट करता है जो हम कंपनी में जाके काम करते हैं उससे. तो उस टाइम पे तो क्या होता है, अगर आप कोलॉजी और सीआर वाले हो तो आपके इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में कुछ भी पूछ सकते हैं. बाकी जो सब ब्रांच वाले होते हैं उनका क्या होना चाहिए कि उनका जो ग्रेजुएशन तक जो भी आपने पढ़ा है, एंड ग्रेजुएशन तक मैं बात कर रहा हूँ, देखो वो ऐसा नहीं पूछेगा कि तुम मुझे हैमर मिल के बारे में बता दो, इस मिल के बारे में बता दो. दे विल आस्क मोस्टली अबाउट ड्रग्स. जैसे मैं था फार्माकोलॉजी का, तो मुझसे उन्होंने ये पूछा कि डायबिटीज़ की मुझे ड्रग्स बताओ कि उनमें क्या क्या ड्रग्स होती हैं, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स में क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं. तो ऐसी चीज़ें आपको अपने कोर सब्जेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए, प्लस फार्माकोलॉजी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आपको, कि एब्जॉर्प्शन, एडीएमई वाले, क्योंकि ये सब आपने ग्रेजुएशन टाइम पे कवर किया है. सो एडीएमई वगैरह क्या होता है. उसके बाद बेसिक जो आपको ड्रग्स होती है, और ड्रग्स में भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको बस क्लासिफिकेशन थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि कैंसर में क्या आता है, डायबिटीज़ में क्या आता है, एंटीबायोटिक्स, थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए. और इसमें भी जो मोस्टली इंडिया की मार्केट है, ठीक है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे इंडिया में तो अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जिसमें आपका कार्डियोवास्कुलर आ जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ऑन्को का. बट ऑन्को का क्या होता है कि ऑन्कोलॉजी में जो हमारी बुक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल केडीटी में है या फिर अपना आई थिंक के शर्मा नाम है उस बुक का, उसमें है. तो उसमें क्या है, वो आज के टाइम से नहीं है, बहुत पुराने टाइम पर, आजकल कैंसर में ऑन्कोलॉजी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो गए हैं. बट स्टिल आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि कीमोथेरेपी में क्या क्या आता है, फ्लोराइड बेस्ड थेरेपीज आती हैं, वो सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए वहाँ पे. उसके अलावा जो आपका कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली इकोलॉजी और सीआर वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए. अब हम बात करते हैं आपके कोर सब्जेक्ट जिनके पास ये कोर सब्जेक्ट नहीं है. अब जैसे पास आपके सूटिक्स है, तो सूटिक्स में आपने क्या किया है, और ये रिलेट करते हैं आपके प्रोजेक्ट से. जैसे आप अपना उनको रिज्यूम दोगे, ठीक है, तो रिज्यूम में आपने लिखा हुआ कि भाई मेरा एम फार्म का जो थीसिस है या फिर फार्म एमबी का मेरा डिसर्टेशन और थीसिस है, उसमें आप ये सब चीज़ें कर रहे हो. सो दे विल आस्क कि अच्छा ठीक है तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इसके बारे में एक्सप्लेन करो. फिर थोड़ा बहुत इसमें कुछ टर्म्स देखेंगे कि, तो इनसे पूछेंगे तुम्हारे कोर सब्जेक्ट से कैसे रिलेट कर रहा है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. तो ये सब चीज़ें वो पूछते हैं आपसे. तो आपको इन चीज़ों पे तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए अपने कोर सब्जेक्ट के बारे में, अपने थीसिस के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में. प्लस अगर आपने कोई रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल लिखा है, रिसर्च तो बेसिकली बहुत कम लोग लिख पाते हैं, बट रिव्यूज़ हमारे पास बहुत सारा होता है. तो इन केस ऑफ रिव्यूज़ आर्टिकल, अगर आपने कोई रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किया तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी कि आप उसका समराइजेशन कर सको.
ऐसे नहीं कि आपको एक चीज़ पूछेंगे। और यहाँ पे कई बार वो क्या भी करते हैं कि ये जानने के लिए कि आपने वाकई में काम किया नहीं किया, दे विल आस्क कि हमें इसका मेथोडोलॉजी बता दो कि अच्छा ठीक है आपने कैसे इसको अप्रोच किया। सो ये हमारी 2-3 चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं अबाउट योर कोर सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ तो पूरी तरीके से आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ हम और टेक्निकल चीज़ों की। एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, व्हाट आर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होते हैं। आप देखो यहाँ पे एक इमेज, हम इस इमेज से समझते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, देखो कोई भी ड्रग अप्रूव कराने के लिए हम उस ड्रग को टेस्ट करना पड़ता है ह्यूमन बींग्स में। तो ड्रग अप्रूवल प्रोसेस में क्या होता है, और ड्रग अप्रूवल प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि अब यहाँ पे ड्रग अप्रूवल प्रोसेस है हमारा, बट फेज 1 से पहले का नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्री क्लिनिकल। हमारा प्री क्लिनिकल स्टेज नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्या है, जो प्री क्लिनिकल है, ठीक है, प्री क्लिनिकल, उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं कैंडिडेट्स की, अपने ड्रग जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वो अप्रोक्सीमेट मान लो 10,000 कैंडिडेट है, उनको आपने स्क्रीन किया, फिर वो लीड ऑप्टिमाइजेशन, ये सब जो आपको द इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिस्कवरी करके आई थिंक 1-2 चैप्टर हैं बुक्स में, उनमें मिल जाएगा आपको। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिस्कवरी में सबसे पहले आप क्या करते हो, आप स्क्रीनिंग करते हो 10,000 कैंडिडेट्स की। फिर आप क्या करते हो, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स होते हैं, आप इन सिलिको एक्सपेरिमेंट्स करते हो, वो सब चीज़ें करते हो, डिज़ाइन करते हो। ये सब करने के बाद आपको क्या होता है कि आपको कुछ फिर होता है हमारा लीड आइडेंटिफिकेशन। क्या आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास भाई 50 से 100 ड्रग ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ठीक है आइडेंटिफाई किए हैं मैंने। तो देन फिर लीड आइडेंटिफिकेशन के बाद आप लीड ऑप्टिमाइजेशन करते हो, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स में उन्हें आप इंसर्ट करते हो, फिर देखते हो इस ड्रग का इफेक्ट क्या रहता है। जब ये सब आपने कर लिया उसके बाद आप क्या करते हो, आप आगे फर्दर यू मूव फॉरवर्ड, एंड देन हम आ जाते हैं जो अपने एनिमल मॉडल्स होते हैं या फिर हमारी सेल लाइन्स वगैरह होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हो आप। एंड देन फिर जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स की सेल लाइन से भी कई बार एक्सपेरिमेंट करते हो, और फिर उसके बाद आप एनिमल्स तक आते हो, माइस में, रैट में और रैबिट में, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो। फिर उनसे आप टॉक्सिसिटी स्टडीज़ वगैरह करते हो, फिर आपको ड्रग की थोड़ी बहुत डोज पता लगती है। देन आप फिर आ जाते हो क्लिनिकल ट्रायल में। जब आपने ये सब चीज़ें कर ली, और यहाँ पे जैसे टर्म्स हैं, ऐसे यहाँ पे एक टर्म्स आ गई कि एक तो प्री क्लिनिकल हमारा आ गया, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। देन फिर हम आ जाते हैं IND। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि IND क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ इन्वेस्टिगेशन ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। IND एप्लीकेशन क्या होती है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और यहाँ पर आप क्या करते हो कि प्री क्लिनिकल करने के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने के लिए आपको FDA से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बता रखा है, अच्छा ये अलग बता रखा है, हाँ। तो आप क्या करते हो, फिर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हो। क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, आपका फेजेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 3 में आप क्या करते हो, फेज़ 1 से फेज़ 3 में आप इसको टेस्ट करते हो ड्रग को। एंड फेज़ 4 इज़ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, की एक बार ड्रग अप्रूव हो गया तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो उसके कौन कौन से एडवर्स इवेंट्स आ रहे हैं, विजिलेंस वाली चीज़ हो गई है मेनली। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से इनको देख लेते हैं क्या होती है सब चीज़ें। तो क्लिनिकल ट्रायल्स आर रिसर्च स्टडीज दैट न्यू ट्रीटमेंट्स बिफोर दे आर अप्रूव्ड फॉर पीपल फॉर यूज। द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द US गवर्नमेंट एजेंसी दैट डिसाइड्स इफ न्यू ट्रीटमेंट और मेडिकल डिवाइसेज आर सेफ एंड वर्क्स वेल फॉर पीपल टू यूज बिफोर द FDA कैन अप्रूव अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर यूज इन पीपल। क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स must show that treatment works and doesn't cause harm to people। ये कह रहा है कि ऐसा होता है कि FDA इंश्योर करता है ड्रग्स की सेफ्टी एंड मेडिकल डिवाइसेस की। सो अभी हमारे पास और भी लेक्चर्स आएंगे आगे जाके, जिसमें हम CI वगैरह डिस्कस करेंगे और बेसिक्स ऑफ सेकेंडरी रिसर्च डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि FDA क्या करता है, वो पूरा का पूरा अपना FDA पे फोकस रहेगा। तो वो सेशन भी यू आर इंटरेस्टेड एंड देन यू शुड डेफिनेटली टेक दैट सेशन एज वेल। सो अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होते हैं, 3 फेज 4 होते हैं, बट हम 3 की बात करते हैं, फिर उस पर दोबारा आएंगे। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। तो फेज़ 1 में क्या होता है, फेज़ 1 होता है लेस देन 1 ईयर, मतलब अब भी बोल रहे हैं लेस देन 1 ईयर, बट अप्रोक्सीमेट क्या होता है कि उसमें 12 महीने के आसपास लग ही जाते हैं। और यहाँ पे अब देखो कई बार तुमने देखा होगा कि ये जो टाइमलाइन से ना डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं आजकल बहुत जगह पे। अब यहाँ पे जैसे लेस देन 1 ईयर दिया है, तो कई जगह तुम्हें दिया रहेगा कि फेज़ 1 में 2 साल लग गए, फेज़ 2 में तुम्हें अप्रोक्सीमेट 4 साल लग गए, एंड फिर फेज़ 3 में तुम्हें दिखाएंगे 6 साल लग गए। तो ऐसे करते दिखा देते हैं 6, 4, 10, 12, 13 साल। बट हो क्या गया कि आजकल FDA के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं थोड़े उनकी स्पीड बढ़ गई है, तो एवरेज ऑन एन एवरेज जो टाइम लग रहा है
टू ब्रिंग अ न्यू ड्रग इनटू द मार्केट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर्स। ठीक है, सो अगर कोई पूछे तो रफली यू कैन से मतलब 9 to 10 ईयर्स ऐसा है। कोई कुछ कंपनी ज़्यादा भी जल्दी करा लेती है अपने, बट जो बेसिक हमारा टाइम लाइन है मिनिमम टू मैक्स वो ये कि फेज़ 2 हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं। सो फेज़ 2 हमारा 2 साल में होता है। ठीक है, फेज़ 3 हमारा 3 साल में, और यहाँ पे 1 साल। तो 3 तो 5 और 1 6। अब यहाँ पे प्लस माइनस 1 ईयर भी कर सकता है, तो मतलब बिटवीन 6 to 10 ईयर्स आराम से लग जाते हैं। ठीक है, तो फेज़ 1 अब इसमें तुमने पता लग गया कि इनकी तुम्हें लेंथ पता लग गई। कोई और सोर्स देखोगे तो उसमें दिया रहेगा, बट अप्रोक्सीमेट यही होता है कि फेज़ 1 में 1 ईयर to 2 ईयर्स, फेज़ 2 में अब 3 ईयर्स लग जाते हैं मैक्सिमम, फेज़ 3 में 4 ईयर्स 3 ईयर्स, वो है कि 6 से 10 साल का एक वो जा रहा है आजकल टाइम पीरियड। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की और गोल्स। सो ये दो चीज़ें ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और गोल्स क्या होते हैं इन फेज़ को करने के। सो फेज़ 1 में क्या होता है कि 20 से 100 होते हैं, वो में भी हेल्दी और हैव द डिजीज। और इससे पहले कभी एक फेज़ 0 भी आता है। फेज़ 0 में क्या करते हैं लोग, फेज़ 0 में भी बस वही करते हैं कि उसकी ड्रग की वो देखते हैं कि कुछ 10-12 लोग लेते हैं, उनमें उसको ड्रग को टेस्ट करके देखते हैं कि अच्छा क्या टॉक्सिक इफेक्ट है, फिर वो फेज़ 1 पे आ जाते हैं। तो फेज़ 0 भी करते हैं कई बार आजकल, बट दैट इज़ नॉन, वो काउंट नहीं होता इतना ज़्यादा, तो उसको हम फेज़ 1 के अंडर ही काउंट कर लेते हैं। अब फेज़ 2 में क्या होता है कि अबाउट 300 पार्टिसिपेंट्स है, अप्रोक्सीमेट नंबर है, ऐसे नहीं कि कोई गोल्ड स्टैंडर्ड है कि इतने होंगे ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हाँ इतने एटलीस्ट होने चाहिए, ऐसा है। देन फिर फेज़ 3 में हमारा 300 to 3000 बोल रखा है, बट ये 3000 पेशेंट्स मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पे हमारे अप्रोक्सीमेट 1500 के आसपास भी चले जाते हैं। 3000 अगर आप देखो तो अगर टोटल फेज़ 3 में क्या होता है, आप कंपेरेटिव स्टडी करते हो कि जो भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ केयर होता है आप उससे उसको चेक करते हो कि ठीक है ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, कंपेयर, अब मैं इससे ड्रग का कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो एक मेरे इंटरवेंशन आर्म में 1500 पेशेंट्स एंड दूसरी में 1500 पेशेंट्स, तो इस करके वो 3000 तक चले जाता है। और अगर कोई ऐसे डिजीज जिसमें पेशेंट्स बहुत कम है, जैसे रेयर डिजीज वगैरह हो गए उनमें, तो उनमें आप इतने पेशेंट्स तो आपको नहीं मिल पाते क्योंकि वो ट्रीटमेंट भी महंगी होती हैं। तो इस केस में वो फिर नंबर वेरी करता है, वो फिर एफडीए की उस पर कि कैसे आप परमिशन ले रहे हो, सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं, बट बेसिकली प्रोसेस यही है। ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 4। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और देखो फेज़ 1 में तो चलते रहता है जब तक ड्रग है मार्केट में, थाउजेंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव द डिजीज, जिस इसमें ड्रग है उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या उनको सेफ्टी और एडवर्स इवेंट्स आए। ठीक है, अब फेज़ 1 में क्या होता है, learn how the treatment works, understand the best dose amount of the treatment। फेज़ 1 में क्या होता है, आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक स्टडी होती है, और यहाँ से हमारा मेन गोल होता है बेस्ट डोज डिटरमाइन करना उसकी। ठीक है, बेस्ट डोज मतलब बेस्ट डोज भी नहीं बोलते इसको, हम यहाँ पे बोलते हैं एमटीडी, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। तो ये सब जो डेफिनेशन है ना ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके फार्माकोलॉजी सूटिक्स हर बुक में आपने पढ़ेंगे ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो ठीक है, फेज़ 1 में हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज देख लिया हमने उसका। अब फेज़ 2 में हम क्या देखते हैं कि लर्न मोर अबाउट हाउ सेफ द ट्रीटमेंट इज फॉर पीपल टू यूज़। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एमटीडी ढूंढ लिया, और यहाँ पर जब आपने एमटीडी को लाया तो यहाँ पर हम एक चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं फेज़ 2 में, RP2D, RP2D रिकमेंडेड फेज़ 2 डोजिंग। अब आपके पास बहुत सारी डोज थी कि यार मेरी ड्रग ना 100 mg से लेके और 1000 mg तक जा रही है। ठीक है, तो ये मेरी ड्रग की जो एमटीडी थी वो थी 1000 mg, बट मैंने देखा कि मेरे ड्रग का सबसे अच्छा इफेक्ट मेरा आ रहा था एक 500 mg पे, और एक आ रहा था मेरा 750 mg पे। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं RP2D के लिए मैंने ये दो डोज डिसाइड किया, मैं एक आर्म इसकी बना रहा हूँ एक आर्म इसकी बना रहा हूँ, फिर इन दोनों में देख रहा हूँ कि किस में से अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर क्या होता है फेज़ 1 में, जो फेज़ 0 होता है, फेज़ 0 में हमारे हेल्दी वॉलंटियर आते हैं, और फेज़ यहाँ पे भी हेल्दी वॉलंटियर आते हैं फेज़ 1 में। फेज़ 2 में हमारे वो लगाते हैं जिनको डिजीज होती है। फेज़ 3 में हम क्या करते हैं, फेज़ 3 में हम एक्चुअल में उसकी एफिकेसी देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा प्राइमरी एंड पॉइंट फेज़ 3 के टाइम, और देखो ये पता होना चाहिए प्राइमरी एंड पॉइंट सेकेंडरी एंड पॉइंट। प्राइमरी एंड पॉइंट्स वो होते हैं, ये हम क्लिनिकल ट्रायल वाले उसमें कवर करेंगे, इफ यू आर अगेन इंटरेस्टेड देन यू शुड वॉच दैट एज वेल। सो प्राइमरी एंड पॉइंट सेकेंडरी एंड पॉइंट क्या होता है, मान लो फेज़ 3 में मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो सेफ्टी है वो तो चेक कर ली, बट मुझे उसकी एफिकेसी देखनी है। मान लो मैं डायबिटीज़ देख रहा हूँ, तो आई वांट टू नो कि ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बॉडी में कितना रिड्यूस कर रहा है, तो दैट इज़ उसका प्राइमरी एंड पॉइंट हो गया अप्रूवल के लिए। बेसिकली प्राइमरी एंड पॉइंट हुआ कि अगर आपने प्राइमरी एंड पॉइंट टेस्ट नहीं किया तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, वो आपका मेन एंड पॉइंट है कि जिसका आप मेजर करोगे, जिसका आप कंपेरेटिवली दूसरे ड्रग्स के कंपेयर करोगे, एनालाइज करोगे, एंड देन उसी के बेसिस पे आपको अप्रूवल मिलेगा। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि फेज़ 3 ये हमारा हो गया,
तो फेज 3 में हमने क्या देखा, एक तो हमने प्राइमरी एंडपॉइंट देखा, सेकेंडरी एंडपॉइंट देखा, और हम एक्चुअल में ये देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है, हाउ मच एफिकेसियस द ट्रीटमेंट इज, वर्क्स टू प्रिवेंट, डायग्नोज और ट्रीट द डिजीज, और प्लस सेफ्टी एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट। तो फेज 3 में हमने ये देखा। अब जब हमने फेज 3 कर लिया, तो फेज 3 करने के बाद हम क्या करते हैं, हम फिर फाइल करते हैं अपने जो सारे हमारे ड्रग के रिजल्ट्स होते हैं, हम उसको कलेक्ट करते हैं, सारे के सारे एविडेंसेस वगैरह स्टार्टिंग फ्रॉम पी नोट टू फेज 3, एंड देन हम फिर क्या करते हैं, एफडी के पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि यार हमें ड्रग अप्रूवल चाहिए, दिस इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड एनडीए। सो हम एनडीए फाइलिंग करते हैं, फिर एनडीए जाके वैलिडेट होता है, फिर अप्रूव होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे अभी क्या होता है। बट ये थे हमारे 4 फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो फेज 4 में रह गया है, तो फेज 4 में ये की था ट्रीटमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, ट्रीटमेंट बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स एंड बेस्ट वेज टू यूज इट। कब, जब ड्रग अप्रूव हो जाता है, मार्केट हो रहा होता है और लोग ले रहे होते हैं उसको, एक्चुअल में जो पेशेंट पॉपुलेशन है, जो बहुत एन नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं हमारे जो उस ड्रग को ले रहे हैं। सो ये होता है फेज 1 to 3 4 के बीच में। अब ये भी हमारा हो गया क्लिनिकल ट्रायल्स। अब हाउ ड्रग्स आर अप्रूव्ड, अब आपने क्लिनिकल ट्रायल कर लिया, बट ड्रग अप्रूव कैसे हो रहा है, और ये हम बात करेंगे दो जगह पे, एक ईमा और एक एफडीए, दोनों जगह पर ड्रग कैसे अप्रूव हो रहा है। ओके, वेयर इज माय कर्सर। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफडीए की। अब एफडीए में क्या होता है, देखो आपने क्या किया, आपने अपना न्यू ड्रग एप्लीकेशन की जो फाइल थी वो सबमिट कर दी। सो दिस इज डे 0, और यहाँ पे देखो टाइमिंग्स होती हैं इनकी, टाइमिंग्स तुमसे इनसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बट ये कि इट इज़ वर्थ टू नो, गुड टू हैव ऑन योर, गुड टू हैव इट रेडी। तो क्या होता है, डे 0 पे हम सबमिट करते हैं। आप डे 0 क्या होगा, जिसने आपने अपना न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट किया। देखो न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है एंड बीएलए होता है। इन केस ऑफ बायोलॉजिकल्स, बायोलॉजिकल्स मतलब वो आपकी मॉलिक्यूल्स वगैरह, या फिर वो आपके ट्रीटमेंट जो हमने ड्राइव किए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे मैं बोलूँ कोई मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया, तो एंटीबॉडी तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि यार मैं एंटीबॉडी सिंथेटिकली क्रिएट कर दूंगा। तो दैट हैज़ टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो बोल, और टैबलेट वैबलेट आप बना सकते हो, दैट आर कॉल्ड ड्रग्स। एंड ये होता है फिर बायोलॉजिकल, जो आप ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स वगैरह उनसे ड्राइव करते हो, उनसे बनाते हो आप। सो इन केस ऑफ बायोलॉजिकल्स हम फाइल करते हैं BLA, दैट इज बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन, एंड इन केस ऑफ ड्रग्स वी फाइल NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। मेडिकल डिवाइसेस के केस में भी ऐसा होता है, वहाँ पे एक अलग एप्लीकेशन लगती है। सो ठीक है गाइस, तो ये हमने डे 0 सबमिशन किया। फिर डे 30 तक, एक महीने के अंदर क्या होता है कि आपकी फाइलिंग, प्लानिंग और मीटिंग चल रही होती हैं। उसके बाद डे 45 to 60, मतलब आपने जब फाइल किया उससे लेके 2 महीने तक आपका क्या बोलते हैं, चल रही होती है प्लानिंग, चल रही होती है आपकी कि अच्छा इसमें ये डेटा नहीं है, वो नहीं है, हमें ला कर दो। ठीक है, फिर हम आगे डे 80 पे, डे 80 तक भी ये चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, फिर अब देखो यहाँ पे 2 डेट हैं, एक तो 8 महीने वाली और एक 12 महीने वाली। तो जो ये वाली है, ये है आपकी प्रायोरिटी रिव्यू की, और सॉरी ये है स्टैंडर्ड रिव्यू। कई बार क्या होता है कि एक ड्रग होता है, जैसे कोविड का टाइम होगा कि कोविड की वैक्सीन को जो उसका लिमिट होता है टाइम का, उससे ज़्यादा जल्दी अप्रूव कर दिया था, तो वो होता है हमारा प्रायोरिटी रिव्यू। और जो स्टैंडर्ड अपर का प्रोसीजर होता है जिससे बाकी सब ड्रग्स अप्रूव होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिव्यू। तो इन केस ऑफ प्रायोरिटी रिव्यू इट में टेक्स अप टू 8 से 9 मंथ, ठीक है, 9 महीने तक लग जाते हैं। एंड इन केस ऑफ स्टैंडर्ड रिव्यू इट टेक्स अराउंड एन ईयर, और कई बार ये जो टाइम होता है 12 से 18 महीने भी चले जाता है, इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं ईमा पे। ईमा का क्या होता है ना, ईमा का देखो हम रफली जो एवरेज लेते हैं वो लेते हैं कि जितना भी टाइम आपका यूएस में अप्रूव होने में लगा है ड्रग को, उसमें हम +6 मंथ्स कर देते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि आज एक ड्रग है जो 2024 में मार्च में अप्रूव हुआ है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर दैट ड्रग टू गेट अप्रूवल इन ईमा, और यूरोप में कितना उसको हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, रफली बोलते हैं यार ठीक है इसमें ना आप +6 महीने कर दो, मतलब आप इसको कर दो सितंबर तक, तो सितंबर तक ये ड्रग अप्रूव हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ईमा का प्रोसेस देख लेते हैं। अब ईमा के प्रोसेस में क्या होता है, आपने सबमिट किया, एप्लीकेशन वैलिडेशन हुई, स्टार्ट किया 19 डे पे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्लॉक स्टॉप का, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो उस पर क्या होता है कि आपने एक इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट दी 80 डेज में, और उसके बाद 120 दिन में आपने क्या किया कि आपने देखा यार मुझे ना यहाँ पे ये सब क्वेश्चन है जो आपको होता है CHMP हमारा होता है कमिटी फॉर ह्यूमन
मैं अभी भूल गया, CHMP हमारा होता है कमेटी फॉर, जस्ट अ सेकेंड, कमेटी फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज, CHMP होता है। तो ये क्या करता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे यहाँ पे FDA हो गया, सॉरी जैसे यहाँ पे हमारा क्या था FDA वहाँ, तो CHMP होता है कमेटी फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन यूज। ये क्या करता है, देखता है कि ह्यूमन मेडिसिन के लिए क्या वो रहता है आपका, क्या ड्रग सेफ है नहीं। तब हुआ क्या कि CHMP को ना यहाँ पे डे 120 पे कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो इन्होंने बोला यार हमें ये सब, अब ईमा में क्या होता है ना कि ईमा में सब चीज़ों टाइम लाइन होती है, बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। ये लोग ये बोलते हैं कि यार इतने टाइम तक अप्रूवल नहीं मिला ना, तो हम उसको फिर तुम्हें दोबारा एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, एंड सेम ऐसे FDA में भी होता है। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, अब नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने क्वेश्चन रेज किया CHMP ने। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि यार क्वेश्चंस का आंसर लेकर आओ और बीच में तो मेरे ड्रग पे कोई काम नहीं हो रहा, मेरा तो प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैं कहूँगा कि मैं ये टाइम भी काउंट करूँगा। तो हम क्या करते हैं, क्लॉक स्टॉप देते हैं। क्लॉक स्टॉप मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कि यार 3 महीने तक ना हमने क्लॉक स्टॉप लगा दिया है, मैं 121 डे काउंट ही नहीं करूँगा। जैसे ही 3 महीने खत्म हो तो मैं 3 महीने का टाइम दिया अपने आंसर देने के लिए, डे 121 पे जैसे ही एप्लीकेंट का रिस्पॉन्स है, मैं क्लॉक से दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ कि ठीक है अब 121वां दिन हो गया, अब 120, 22, 21, 24, 124, 130, 140, इस तरीके से। फिर हम क्या करते हैं, हम फिर दोबारा 180 दिन बाद, मतलब 6 मंथ्स हो गए यहाँ पे, तो हम थोड़े बहुत जो हमारे और क्वेश्चंस रह जाते हैं हम उनको दोबारा रेज करते हैं। और यहाँ पे फिर क्लॉक स्टॉप होता है हमारा कुछ 1 मंथ के आसपास का। उसके बाद फिर हमारा 181 डे स्टार्ट हुआ, तो हमने देखा कि भाई उसका रिस्पॉन्स आ गया। उसके बाद डे 2/10, 210 डे तक CHMP को अपना ओपिनियन देना होता है। ओपिनियन कैसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि ओके इट इज़ सेफ फॉर ह्यूमन यूज़ और इट इज़ नॉट इफेक्टिव और सेफ फॉर ह्यूमन यूज़। तो इसने ओपिनियन दिया 2/10 डेज, मतलब कितना हो गया देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 7th मंथ। ठीक है, और इस 7th मंथ में से हमने ये भी हमें काउंट करना है, अगर इन केस ऑफ क्वेश्चन तो 3 और 1 4 महीने, तो टोटल हो 11 महीने। उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ 210, तो 277 डे पे ईमा क्या करता है, अपना ऑथराइजेशन ग्रांट कर देता है। EU मार्केटिंग ऑथराइजेशन ग्रांटेड, मतलब डे 277 तक यू कैन, ये तो ड्रग इज अप्रूव्ड और आप उसको मार्केट कर सकते हो ईमा में। ठीक है, अब थोड़ा बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, क्या है, ये तो हमने टाइमलाइन का डिफरेंस बता दिया। ये बता दें कि ईमा में कंपेरेटिवली 6 मंथ ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, ईमा टेक्स अराउंड 6 मंथ्स मोर देन द एवरेज due to time lost to clock stop and the delay between getting a positive CH opinion and approval from the European Commission. In US, almost all cancer drugs are approved under priority review. मतलब देखो कैंसर ऐसी कंडीशन है कि उसमें हमें नए ट्रीटमेंट चाहिए विद टाइम, और बहुत सारे चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ पे रिव्यू करते हैं FDA में, इन केस ऑफ कैंसर ड्रग्स हैं तो। बट ऐसे जो एक्सेलरेटेड असेसमेंट है ये ईमा में बहुत रेयरली यूज होते हैं। ठीक है, समझा। तो ये होता है हमारा ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन ईमा एंड FDA। तो हम यहाँ पे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख ली, ये भी हमने सीख लिया। अब ग्लॉसरी में हम और कुछ चीज़ें, डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जैसे बेस्ट इन क्लास क्या होता है। सपोज आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि यार क्लास में देयर आर 10 स्टूडेंट्स, बट आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स दिस पर्सन इज बेस्ट। सो ऐसे ही क्या होता है ड्रग्स में, होता है कि हम बोल रहे हैं कि यार एक जैसे हम डायबिटीज़ है तो उसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं, बट मैं कह रहा हूँ यार सपोज विल्डाग्लिप्टिन है, वो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ केयर है और उसका जो रिस्पॉन्स है पूरी क्लास में सबसे अच्छा है, तो दैट इज कॉल्ड बेस्ट इन क्लास। तो जिसका एफिकेसी एंड सेफ्टी कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग्स इज वेरी मैक्स, दैट परफॉर्म एट मैक्स लेवल इन एनी और इन एनी एस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड बेस्ट इन क्लास। फर्स्ट इन क्लास हो गया कि जो सबसे पहले आया, मान लो आप एक क्लास है ड्रग्स का, जैसे सिफोलोस्पेरिन एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे पेनिसिलिन, सिफेलोस्पेरिन एंटीबायोटिक्स हैं, तो उसमें जो भी आपका सबसे पहले ड्रग आया किसी भी क्लास में उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन क्लास। उसके बाद होता है ब्लॉकबस्टर ड्रग्स। ब्लॉकबस्टर ड्रग्स होती है विद सेल्स ऑफ $1 बिलियन एनुअली, जिनका सेल $1 बिलियन, दैट इज अप्रोक्सीमेट 8,000 करोड़। ठीक है, तो उनका जो इससे ज़्यादा सेल हो जाता है दैट आर कॉल्ड ब्लॉकबस्टर ड्रग्स, और कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये देकर जाती हैं। देन अदर इज मोडालिटी। मोडालिटी की भाई उनका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये बायोलॉजिकल है तो अच्छा कौन से रिसेप्टर बैट कर रहा है, GPCR वगैरह जो आपने पढ़ा था वो सब चीज़ें। देन NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन, BLA हम डिस्कस कर लेते हैं। ANDA, ANDA क्या होता है इन केस ऑफ जेनरिक्स। तो अब क्या हो गया कि देखो जो आपका ब्रांडेड ड्रग था वो अप्रूव्ड था,
बट अब मार्केट में क्या हुआ कि उसने अपना पेटेंट, अब यहाँ पे एक और चीज़ पता होनी चाहिए, एल ओ ई होता है लॉस ऑफ एक्सक्लूसिविटी, कि आपके ड्रग का पेटेंट कब एक्सपायर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस ऑफ एक्सक्लूसिविटी। तो जब आपका लॉस ऑफ एक्सक्लूसिविटी होने वाला होता है, पेटेंट एक्सपायर होने वाला होता है, तो जेनेटिक मेकर्स होते हैं, दे फाइल एन ANDA एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। सो ये क्या होता है, जितने भी जेनरिक्स के लिए हम फाइल करते हैं एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर हम करते हैं बाई इक्विवेलेंस स्टडी। बाई इक्विवेलेंस पता है ना क्या होता है, टू ड्रग्स, ठीक है, बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स क्लेम कर रहे हैं कि इन दोनों की जो एफिकेसी है दैट इज सेम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाई इक्विवेलेंस, कि उनका ड्रग का जो इफेक्ट है वो सेम है। सो उसमें हम करते हैं बाई इक्विवेलेंस स्टडी होती हैं वो, तो वो होती है ना, उसके बाद फिर जेनरिक ड्रग को अप्रूवल मिलता है। देन आता है फिर प्रेसिजन मेडिसिन। प्रेसिजन मेडिसिन होता है, जैसे आजकल अगर फॉलो कर रहे हो तुम लिंक्डइन पे न्यूज़, तो दे आर कार टीज ADCs बाय स्पेसिफिक डिसीज, मतलब जेनेटिक ट्रीटमेंट, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट जो पार्टिकुलरली पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है उसको हम बोल रहे हैं प्रेसिजन मेडिसिन। प्रेसिजन एंड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दो दो टर्म्स आ जाती हैं यहाँ पे। प्रेसिजन क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे इस सपोज आजकल कुछ ऐसे ड्रग्स आ रहे हैं कैंसर में जो एक बायोमार्कर को टारगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार हम ना ऐसे कोई जनरल ड्रग नहीं दे रहे। जैसे अब क्या हो गया कि हमारी जो कीमोथेरेपी क्या करती है कि वो नहीं देखती कि कौन से आपके इतना ज़्यादा, वो बस कीमोथेरेपी क्या किया, अपने पेशेंट को दिया, उसको कीमोथेरेपी आपने दिया, जो उसकी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं उन पे जाके एक्ट किया, कुछ हेल्दी सेल्स से भी एक्ट किया। बट प्रिसीजन में क्या होता है, प्रिसीजन में ना आप देखते हो कि यार हेल्दी सेल्स में तो ये बायोमार्कर एक्सप्रेस नहीं होता, और जबकि कैंसर वाले सेल्स में ये बायोमार्कर एक्सप्रेस होता है। तो आप ऐसे ट्रीटमेंट बना रहे हो आजकल जो स्पेसिफिक टू बायोमार्कर्स हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन मेडिसिन इन लेमन टर्म्स। और पर्सनलाइज हो है कि आपके, वही कि आपकी आपकी बॉडी में कौन से जीन्स वगैरह हैं, आपका एंड बायोमार्कर्स बेस्ड थेरेपीज होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं प्रिसीजन मेडिसिन। देन नेक्स्ट टर्म इज अनमेट मेडिकल नीड। अब मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में ना फॉर कैंसर देयर इज अ हाई अनमेट नीड, कि यहाँ पे जो करंट ट्रीटमेंट्स हैं और जो एफिकेसी है मेरी करंट ट्रीटमेंट्स की, और रिस्पॉन्सेज है दैट आर नॉट एक्यूरेट। सो वो होती है हमारी अनमेट मेडिकल नीड। एंड देन नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी नेम और जेनेरिक नेम। ये तो बहुत बेसिक है, सबको पता होना चाहिए कि जब प्रोप्राइटरी होता है कि ट्रेड नेम, ब्रांडेड नेम, और जेनेरिक नेम उनका कोई भी आप जेनेरिक में रह सकते हो। केमिकल नेम वो होता है जो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपका प्रेजेंट होता है। जैसे मैं दुकान पे जाके बोल रहा हूँ कि मुझको जैसे क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, एनाल्जेसिक वगैरह। अब मैं जैसे दुकान पे जाके कह रहा हूँ कि आप मुझको क्या करो, आप मुझे सेफोटॉक्सिम के एक क्लास के एंटीबायोटिक दे दो। मैं तो उसका केमिकल नेम बता रहा हूँ। अब जेनरिक नेम हो सकता है कि कोई कंपनी उसको बेच रही हो किसी और नाम से, सिफाइलोडॉक्स के नाम से। एक्चुअल में जिस कंपनी ने उसको इन्वाइट किया था, जो उसने ओरिजिनल लेकर आई थी, वो उसको मार्केट कर रही है सेपोडेक्स के नेम से। तो ये सब जेनरिक नेम है, इनके बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्रोप्राइटरी नेम, अनमैनेड BLA, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। So this is the amount of pharma knowledge, basic pharma knowledge that every person who is appearing for a pharma interview should know. और इसके बाद तो as much as you read वो बेटर है, जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी होएगा। सो ये कंसेप्ट है, ठीक है, कूल। सो थैंक्स गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट एंड लास्ट सेशन।